गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा ये इकोलॉजी का लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसकी इंपॉर्टेंस आप जान जाएंगे अगर आपको पता चलेगा यूपीएससी में कितनी बार पूछा गया है। अभी तक आप गिनेंगे कि यूपीएससी में कितनी बार पूछा गया है एग्रीकल्चर ऑप्शनल में। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में हमारा यूपीएससी में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखकर आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का वेटेज क्या है। हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, हर कभी कभी मिस करना है, वैसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हमारा जो है सिलेबस का ये वाला पार्ट अब हम कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस टूल्स ऑफ इकोसिस्टम एनालिसिस रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब रिमोट सेंसिंग का और प्लस जीआईएस टेक्निक का हम लोग कहाँ अनुप्रयोग करें, इकोसिस्टम एनालिसिस में, एग्रीकल्चर में, इन सब चीज़ों में हम उसका अनुप्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में जो है पूरी एनालिसिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पे नज़र डालिए जो अभी तक यूपीएससी में आए हुए हैं। आपको उसमें कुछ अंतर नहीं दिखेगा, कोई ट्रिपिकलिटी नहीं दिखेगी, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन हर साल मिल जाता है। जैसे देखो यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग होता क्या है, हाउ कैन वी यूज़ इन इट एग्रीकल्चर, इसको कैसे हम एग्रीकल्चर में, कृषि में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी 2016 में आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। यहाँ पर रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्निक क्या होती हैं, और फिर देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसका एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में कैसे अनुप्रयोग यानी कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, उपयोगिता की बात कर रहा है सीधे सीधे रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की इन फॉरेस्ट प्लांटेशन, कैसे हम जो है फॉरेस्ट प्लांटेशन में इसका उपयोग कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्निक का। उसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन कब का था, ये हमारा 2017 का है, यानी 13, 16, 17। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2018 में आया था, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के संदर्भ में बताना था रिमोट सेंसिंग का उपयोग। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन एग्रीकल्चर, सेम क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग जीआईएस इन एग्रीकल्चर प्लानिंग। कोई भी क्वेश्चन अंतर आपको नहीं मिलेगा, आपको बस पढ़ना है इसका मतलब क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है, जीआईएस टेक्निक क्या है, और इसका उपयोग जो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में क्या क्या है। ठीक है, तो आपको जो है आज हम रिमोट सेंसिंग डिटेल में पढ़ाएंगे, जीआईएस टेक्निक नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, इतनी बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब आपका जो है कॉन्सेप्ट हर चीज़ में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग। क्या होता है रिमोट सेंसिंग, सबसे पहले आप एक बार फील कर लीजिए कि रिमोट सेंसिंग आपकी क्या है, आँख है। रिमोट सेंसिंग आपकी आँख है। ठीक है, तो अब परिभाषा को फील करिए, आप समझ जाएंगे कैसे आँख है ये। आकाश में उपस्थित उपग्रहों द्वारा किसी वस्तु या दृश्य भाग जो आंखों से दिख रहा है या वस्तु है कोई, के साथ भौतिक संपर्क के बिना, यानी फिजिकल कांटेक्ट ना हो, मतलब टच किए बिना, टच नहीं करना है हमको। ठीक है, उसके बारे में जानकारी, चित्रण या डाटा एकत्रीकरण करना सुदूर संवेदन कहलाता है। या कार्य करने में जो है जो उपग्रह यानी जो सैटेलाइट्स यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं या सुदूर संवेदन उपग्रह कहते हैं। रिमोट सेंसिंग एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो हमारा क्या है, रिमोट। रिमोट हम लोग जब टीवी वाला रिमोट जो हम लोग काम कैसे करवाते हैं, हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं बेड पे, यहाँ टीवी लगा रहता है, हम लोग दूर बैठ के ही बिना टीवी को टच किए हम लोग यहाँ से बैठ के क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, एक दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी ये चेंज कर दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, रिमोट कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, सुदूर, दूर बैठ के हम लोग फिर भी काम जो है हो जा रहा है हमारा। सेंसिंग मतलब क्या, मतलब है कि हाँ सेंसेबल चीज़ें, उसको क्या करना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, उसके बारे में जानना है। जैसे हमारी आँख क्या करती है, आँख हमारी कैसे देखती है, जो हमारे ये सूर्य से प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु से टकराता है, किसी वस्तु से टकराता है, उसके बाद हमारी क्या करता है, आँख में जाता है। ठीक है, आँख में जाता है, आँख की रेटिना पर, जब आँख की रेटिना पर वो प्रकाश पड़ता है तो हमारा क्या होता है, कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कोई चित्र बनता है। ठीक है, यही काम तो हमारी आँख करती है। आँख में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, वस्तु पे प्रकाश पड़ के हमारी कहाँ जाता है, आँख पे जाता है, आँख की हमारा कहाँ जाता है, रेटिना पे, और रेटिना पे जब प्रकाश पड़ता है तो उसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें पता चलता है वो किस कलर की है, किस तरीके से दिखती है, उसका साइज शेप क्या है। रिमोट सेंसिंग ऐसे ही काम करता है। रिमोट सेंसिंग क्या करता है, रिमोट सेंसिंग भी जो सूर्य का प्रकाश होता है, इससे निकलती हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जो आती हैं पृथ्वी पर। अब ये जब पृथ्वी पर आती हैं तो ये किसी वस्तु से टकराएंगी, किसी पृथ्वी की सतह से टकराएंगी, कहीं ना कहीं से टकराएंगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, जो हमारी सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो हमारी है, ये हमारी क्या करेगी, उसको कवर कर लेगी, उसको क्या करेगी, कैप्चर कर लेगी, क्योंकि इसमें लगे रहते हैं क्या, फोटोलिटिक कैमराज लगे रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें लगी रहती हैं रिमोट सेंसिंग में, ठीक है। तो ये हमारा क्या करती है, इसको कवर कर लेती हैं। तो उसमें क्या लगे रहते हैं, कैमराज लगे रहते हैं। अब सोचो, जो ये सैटेलाइट्स होती हैं होती कितनी ऊंचाई पर है पृथ्वी से, 200 से लेकर 1400 किलोमीटर तक ये होती हैं, ठीक है, 200 से लेकर 1400 किलोमीटर तक। मतलब आप समझो, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, यहाँ से जो है 1400 किलोमीटर पे कोई सैटेलाइट बनी है या 200 किलोमीटर पे कोई सैटेलाइट है, वो इतना दूर से जो है उसके अंदर कुछ ऐसे कैमराज लगे होते हैं, कैमराज लगे होते हैं जिनके कारण वो क्या करती है, उनकी फ़ोटो ले पाती है, उनको रेडिएशन को कैप्चर कर पाती है, ठीक है। रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए उसमें कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं और क्या लगे होते हैं, कैमराज लगे होते हैं, ठीक। रेडिएशन को कैप्चर करती है, कैप्चर करने के बाद क्या होता है, उसके पास उसकी जानकारी पहुंच जाती है, उस ऑब्जेक्ट की जहां पर जो है प्रकाश की किरण टकराई थी, उस ऑब्जेक्ट की पूरी जब जानकारी पहुंच जाती है तो जो है क्या करते हैं, उसको हम लाते हैं फिर क्या, लैब में अपनी कंप्यूटर में उसको क्या करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमको पूरी जानकारी जो है उस वस्तु की, उस एरिया की मिल जाती है बिना उसको टच किए। इसी को कहा जाता है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। बात समझ में आई। आकाश में उपस्थित उपग्रहों द्वारा किसी वस्तु या दृश्य भाग के साथ भौतिक संपर्क के बिना उसके बारे में जानकारी एक अधिग्रहित करना सुदूर संवेदन कहलाता है, और यह कार्य करने वाले उपग्रह सुदूर संवेदी उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आपको सबको आ गई होगी। आगे बात करते हैं। यह सुदूर संवेदन उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, बात भैया हम कर रहे थे क्या, सबसे पहले हमारा यह सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश चलना यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलना स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलना स्टार्ट हुई। जब ये रेडिएशन जो है कुछ यहाँ आई, यहाँ पर क्या है, कुछ वायुमंडल था, वायुमंडल होता है भाई, वायुमंडल क्या करता है, कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, वापस ऐसे ही भेज देता है, कुछ नहीं करता है भैया, सीधे ही वापस भेज देता है। फिर कुछ रेडिएशंस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, कुछ तो ऐसे वापस लौट गई हैं, ऑब्जेक्ट तक पहुंची नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट से टकराएंगी। अब जो रेडिएशन ऑब्जेक्ट से टकराएंगी वो क्या करेंगी, वो भी रिफ्लेक्ट करेंगी। वो रिफ्लेक्ट जब करेंगी, इन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन। रिफ्लेक्टिंग रेडिएशंस जो होती हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हवा में बना के रखें अपना क्या, सैटेलाइट लगा के रखें हैं, सैटेलाइट लगा के रखें हैं। सैटेलाइट क्या करती है, इसको कर लेती है, इसमें कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं जो इसको कैप्चर कर लेते हैं, तो इस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी जो है सैटेलाइट के पास इकट्ठा हो जाती है। सैटेलाइट हमें डाटा ट्रांसफ़र कर देता है, हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में एनालाइज कर लेते हैं पूरा डाटा को, ठीक है, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है पूरी उसके बारे में, ठीक। ऐसे जो है ये वर्क करता है। ऐसी सैटेलाइट जो ऐसे काम करती है, ऐसी सैटेलाइट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, निष्क्रिय सैटेलाइट, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। ऐसी क्या सैटेलाइट होती है, उन्हें पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोला था। अभी तक जितनी हमने तुमको बताई उसमें क्या लगे होते हैं, इंफ्रारेड कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। वो कैमरे से कैप्चर करते रहते हैं बाकी सारी जानकारियों को। और इस पर का एग्जाम्पल जो भारत में सैटेलाइट चल रही हैं, आप लोग सुनते होंगे, कार्टोसैट 1A, कार्टोसैट 1B, ये सब चीज़ें पढ़ते होंगे ना। तो कार्टोसैट श्रेणी की जितनी भी सैटेलाइट हैं वो किस प्रकार की हैं, कार्टोसैट श्रेणी की भारत में जितनी भी सैटेलाइट हैं वो कैसी हैं, वो है पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जिनके आगे कार्टोसैट लगा आपको सैटेलाइट में दिख जाए। अगर अब करंट अफेयर्स में कहीं भी पढ़ना आपने कोई कार्टोसैट सैटेलाइट, तो इसका मतलब जान लेना कि वो किस प्रकार की है, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की है। वो सूर्य की किरण से जो है जो रेडिएशन जाती है उनको कैप्चर करती है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात हम करते हैं, मान लो अब सूर्य तो हमारा पृथ्वी पर दिन भर रेडिएशन भेजता है, लेकिन रात के समय तो वो रेडिएशन भेजता नहीं है। मतलब रात के समय अगर हमें डाटा कलेक्शन करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब भाई सूर्य हमारे पास इकलौता सोर्स है, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे पास क्या है, इसके आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं। हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स में, जो हमारी सैटेलाइट होती हैं, इनमें जो है ऐसी डिवाइसेस लगाते हैं जो हमारी क्या करती हैं, रेडिएशन पैदा करती हैं। क्या करती हैं, रेडिएशन पैदा करती है। अब वो पृथ्वी की सतह पर आएंगी, खुद रेडिएशन भेजेंगी और रेडिएशन यहीं से जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ऐसी सैटेलाइट्स को हम लोग सक्रिय बोलते हैं, कि दोनों काम ये कर रही हैं, ठीक है, खुद रेडिएशन भेज भी रही हैं, रेडिएशन को
मतलब रिसीव भी कर रही हैं, मतलब यही भेज रही हैं यही रिसीव कर रही हैं, और पूरे जो यहाँ पर जो वस्तु होगी जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जानकारी इकट्ठा कर ले रही हैं। ठीक, इसीलिए इनको बोला जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इनमें लगा क्या होता है जो है भेजने के लिए रेडिएशन, तो भेजने के लिए रेडिएशन इसमें लगा होता है रडार लगा होता है, लीडार लगा होता है। ठीक है, रडार मतलब क्या है, ये हमारा क्या है रडार, र मतलब क्या रेडिएशन भेज रहा है, लीडार, लीडार मतलब क्या लाइट भेज रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है जब हमारा क्या करता है, इनके द्वारा जब कैप्चर करता है तो हमारा क्या करता है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। जो क्या करे, अब यहाँ समझ लो आप, देखो एक ये दिया है, सूर्य से रोशनी आ रही है, सैटेलाइट उसको क्या कर रही है, कैच कर रही है, इसे बोलते हैं पैसिव। ठीक है, यानी निष्क्रिय। दूसरा हमारा आपको यहाँ दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये सीधे यही रेडिएशन भेज रहा है, यही रेडिएशन क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इसमें जो हमारा है, इसमें होता है रीसेट। रीसेट सीरीज की जितनी रीसेट 1A रीसेट 1B जितनी भी सीरीज की सैटेलाइट आपको दिख जाए समझ जाइए आपको कैसी है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, वो क्या करती हैं, और उनको भेजती भी रेडिएशंस को हैं और रिसीव भी करती हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो ये सैटेलाइट्स होती हैं इनमें सिंथेटिक एपरेचर रडार का अनुप्रयोग होता है। सिंथेटिक एपरेचर रडार का मतलब यही कि रडार का उपयोग होता है कि ये सैटेलाइट्स क्या करती है, रेडिएशन को भेजती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो ये हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं भेजी किसके द्वारा जाती हैं, पहली बात तो ये भेजी जाती हैं इसरो के द्वारा। ठीक है, इनको मैनेज कौन करता है, तो हमारा भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली जो है इसको मैनेज करता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम जो है इसको मैनेज करता है, जो क्या है, एक नोडल एजेंसी है किसकी, अंतरिक्ष विभाग की, स्पेस डिपार्टमेंट की एक क्या है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो हमारा जो भारत की सबसे पहली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो कब भेजी गई थी, 1988 में भेजी गई थी। उसका नाम क्या था, IRS-1A। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A। ठीक है, ये भेजी गई थी सबसे पहले। उसके पश्चात IRS श्रेणी की कई सारी सैटेलाइट भेजी गई, कार्टोसेट श्रेणी की कई सारी सैटेलाइट भेजी गई, रीसेट श्रेणी की कई सारी सैटेलाइट भेजी गई। ये सारी क्या है, सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, इस प्रकार इतनी सारी सैटेलाइट हमने भेज दी कि हम विश्व की सर्वोत्तम सुदूर प्रणाली, सुदूर संवेदन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग प्रणाली, रिमोट सेंसिंग सिस्टम बन गए हैं। ठीक है, विश्व के टॉपेस्ट में आ गए हैं। नोडल एजेंसी किसकी है, हम लोग अंतरिक्ष विभाग की। इसके वृहद अनुप्रयोग वर्तमान समय में अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। हमारा मेन फोकस कहाँ रहने वाला है, अब इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ही हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इतनी बार आपको दिखा दिए हैं, 6-7 बार अभी तक यूपीएससी में पूछा गया है, मतलब हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन पहले करते हैं हम क्या, नॉर्मल जो है, नॉर्मल में बात करते हैं इस सारे सेक्टर्स की। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पे फोकस करके बात कर लेंगे। ठीक है, आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशंस की बात करें अगर, विभिन्न प्रकार के शहरी ग्रामीण योजनाओं में। ठीक है, कोई भी योजना अगर गांव शहर में हमको बनानी है, ठीक है, हमको क्या करना है, सड़क बनानी है। सड़क बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरत होती है, पहले हमको पूरी उसकी मैपिंग करनी पड़ती है, और मैपिंग करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हमारी यूज करती हैं मैपिंग बनाने में। तो हमारे इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैप बनाते हैं, आधारभूत संरचना डेवलप करते हैं, मैप बनाते हैं, तभी तो वहाँ पर जाके कार्य कर पाते हैं। पहले मैपिंग करेंगे, उसके बाद वहाँ कोई कार्य करेंगे जाके। अगर गाँव के क्षेत्र में मान लो हमको क्या करना है, तालाब खुदवाना है, तालाब खुदवाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करवाते हैं, लेखपाल से जो है, वो लेखपाल पास करता है, उसका क्या निकालता है, एरिया का निकालता है पूरा मैप। यहाँ दिखता है खाली जगह है, वहीं पर फिर तालाब खोदने का वो जो है दे देते हैं अधिकार। ठीक है, कि हाँ ये भाई सरकारी छूट की ज़मीन है, यहाँ तालाब खोदो। ठीक है, तो ये जो है क्या है, एप्लीकेशंस में इसके पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। अगर हमको पहले से पता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, मौसम सैटेलाइट्स जो हैं, वेदर सैटेलाइट्स जो हैं, वो हमारी पहले से बता देती हैं कि हाँ यहाँ तेज़ बारिश होने वाली है, यहाँ ये समस्या है। तो हम देखते हैं वहाँ पर भाई कि कितनी जो है यहाँ पॉपुलेशन है, कैसे गाय भैंस, कैसे फसल, सारी चीज़ें अगर हमको पहले से पता होती हैं, सारी चीज़ों की हम मैपिंग कर पाते हैं, और मैपिंग करके हम क्या करते हैं, उस आपदा से बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैव विविधता के अध्ययन में हम पूरी क्या करते हैं, फॉरेस्ट कवर लगे हुए हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कवर की पूरी हम क्या कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, इससे हमको पता चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर शेर है, गाय है, भैंस है, सब पे क्या कर रहे हैं हम, इससे हमारा क्या हो रहा है, पता चल रहा है, सबकी मॉनिटरिंग होती रहती है। जब सबकी मॉनिटरिंग होती रहती है, इसी से हमको पता चलता रहता है, कहीं पर अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी जानवर की या किसी भी जैव विविधता की, तो हमें पता चलता रहता है कहाँ पर किस क्षेत्र में कौन सी जैव विविधता अधिक पाई जा रही है, कैसे उसका संरक्षण करना है। इसकी जो है रोड मैप भी हम कैसे तैयार करते हैं, इसी की मदद से तैयार करते हैं। फसलों की पैदावार का हमको
पहले ही अनुमान लग जाएगा। जैसे हमको पहले से पता होगा किस क्षेत्र में कितनी फसल लगी है, ठीक है, मैपिंग हमारे पास पूरी है, हमारे पास ये पूरा सेक्टर है, ठीक है, हमें पता है इतनी जगह में हमारा धान लगा है, इतनी जगह में हमारा गेहूं लगा है, यहाँ तक कि हमको ये भी पता है धान जो लगा है इसमें कौन सा रोग लग रहा है, कैसे रोग लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन होने वाला है, पैदावार होने वाली है, उसका पहले से अनुमान लगा लेते हैं। एक दो जगह के खेत का नहीं, हम पूरे पूरे भारत का अनुमान लगा लेते हैं कितना जो है हमारा पैदा होने वाला है, ठीक है। इसी के आधार पे हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो है भारत में कितना उत्पादन अन्न का होने वाला, उस हिसाब से हम उसके क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं उसी के आधार पे, ठीक है। सरकारें उसका अनुप्रयोग करती हैं। इसके बाद बात करते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने में, जिससे उनको विशेष योजनाएं उनके लिए बनाई जा सकें। अब हमारे पास क्या होता है, पूरा जो है क्या होता है, भारत का मैप हमारे पास है ये, ठीक है, भारत का मैप हमारे पास ये पूरा है, ठीक है। अब इस भारत के मैप में हमको पता रहता है जो हमारा क्या है क्षेत्र, हमारा कौन सा क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त हो रहा है। मैपिंग हमारी चल रही है, हमेशा सैटेलाइट क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, दिखा रही है, यहाँ मान लो इस सेक्टर की, हर सेक्टर की इन्फॉर्मेशन दे रही, तो पता चल गया इस सेक्टर में क्या है, सूखा जो है, ठीक है। जब सूखा का हमें मैपिंग हो गया कि यहाँ सूखा है, यहाँ सूखा है, यहाँ सूखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था देंगे, मॉनिटरिंग करवाएंगे हर चीज़ की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए योजनाएं बनाएंगे उस क्षेत्र के लिए जहाँ सूखा पड़ रहा होगा, बाढ़ जहाँ पड़ रही होगी उसका मानचित्रण करेंगे, उसके बचाने के लिए योजनाएं बनाएंगे, ठीक है। भूमिगत जल संसाधनों का भी पता लग जाएगा हमें, यहाँ तक कि क्या पता चल जाता है कि ज़मीन के अंदर गहराई में कितनी गहराई में जल है, ठीक है, ये भी पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इससे भूमिगत जल के संसाधनों का पता लगा लेंगे। सिंचाई योजना बनाने और उसकी देखभाल करने में, सिंचाई योजना बनाने और उसकी देखभाल, अब हम क्या करते हैं, पूरा बना लिए कि यहाँ से नहर निकालनी है, यहाँ से इन खेतों को पानी देना है। अगर मैपिंग ही ना हो हमारे पास तो क्या हम ऐसे मतलब फावड़ा लेके सीधे खेत पे पहुंचेंगे, उसके बाद खुदाई चालू कर देंगे, जहाँ से नहर बनती चली जाए बना देंगे, क्या नहीं बनाते ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले मैपिंग बनाते हैं कि यहाँ से एक नहर जानी है, ठीक है, उसको यहाँ इस रास्ते से यहाँ ऐसे मोड़ना है, पूरी क्या करते हैं, पहले मैपिंग करते हैं, क्योंकि हमें पूरा क्षेत्र एक बार में ऐसे नहीं दिख सकता जब तक हमारे पास क्या होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से खींचा हुआ फोटो नहीं अवेलेबल होगा। क्योंकि हम भाई यहाँ से खींच के तो ज़मीन से तो नहीं देख पाते हैं पूरी ज़मीन को, लेकिन वो क्या है, हमसे कितना ऊंचाई पर है, 200 से लेकर 1400 किलोमीटर ऊंचाई पर जब बना हुआ है, तो वो क्या करता है, पूरे क्षेत्र को मॉनिटर करता रहता है, पूरे क्षेत्र को देखता रहता है, और पूरे क्षेत्र को जब एक इमेज में वो दर्शाएगा तो हमें पता होगा यहाँ से हमें ये नहर निकालनी है, यहाँ इसको ऐसे रास्ता देना है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमको पता होती है, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण में होने वाले बदलावों का पता चल जाता है, कहाँ कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहाँ भैया जो है बर्फ़ पिघल रही, कहाँ पर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों का अनुमान हमें कैसे लगता है, इसी के कारण लगता है। प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान भी हम लगा लेते हैं। वनों का सर्वेक्षण करने में फॉरेस्ट का क्या करते हैं, हम सर्वे कर लेते हैं, कितना फॉरेस्ट जो है कहाँ पर है, कहाँ कितना एफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहाँ जो है फॉरेस्ट कट रहे हैं, इन सब की जानकारी हमको किससे मिल जाती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पता चल जाती है, ठीक है। दलदली एवं तटीय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, उनका मानचित्रीकरण कर लेते हैं। खनिज पदार्थ कौन से कितने ज़मीन के भीतर जो है खनिज पदार्थ कहाँ पर निकल रहे हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी। समुद्री संसाधनों का पता लगा लेते हैं इसी के द्वारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा। क्या करते हैं हम लोग, समुद्र के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसको भेजते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो हमारी रडार है, ठीक है, रडार को हम क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जो है रडार से क्या करते हैं, रेडिएशन को एंटर करवाते हैं। वो रेडिएशन जब रिफ्लेक्ट होकर आती है तो हमें समुद्र के अंदर का पता चल जाता है। माइनिंग जब हम लोग करते हैं, खान जब खोदते हैं तो क्या करते हैं, खान से हम क्या करते हैं, वहाँ से सीधे जैसे मान लो इतना गड्ढा गहरा खोदे, यहाँ पर क्या करेंगे, सैटेलाइट से, अब इतना अंदर आदमी जाके देखेगा नहीं, सैटेलाइट से हम क्या करें, रडार भेजे, वो रडार हमारे पास जो रेडिएशन भेजे, रेडिएशन क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके आई, उससे हमको अंदर की पूरी जानकारी मिल गई। ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं, ये सब करते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से, बिना टच किए, जहां हम खुद नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर हम जाके कितनी जगह, अच्छा मान लो हमें मैपिंग बनानी हो तो हम जाके एक एक खेत पे मैप बना पाएंगे, हाँ ये तुम गेहूं लगाए हो, तुम धान लगाए हो, अब हम टॉप से एकदम खड़े हैं, पूरा फोटो खींच लिए एक बार में, पता चल गया यहाँ धान लगा, यहाँ गेहूँ लगा, यहाँ गन्ना लगा, यहाँ पर जो है गौपालन हो रहा है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर खेत है, जो भी है सब पता चल जाता है हमको पूरा सेक्टर का, ठीक है। तो इसी प्रकार से मानचित्रीकरण हम लोग कर देते हैं, रिमोट सेंसिंग का यही जो है फायदा है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो कुछ को हम ब्रीफ कर देते हैं, लेकिन बाकी जो है बहुत सारे इसके अनुप्रयोग, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, तो सबको डिटेल में देना पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको क्या करते हैं, पॉइंट्स बना के दे देंगे, जिससे आपका जो है आसानी से कवर हो जाए, ठीक है। बात करते हैं फसल उत्पादन पूर्वानुमान की, ठीक है। फसल उत्पादन पूर्वानुमान हमारा कैसे होता है, देखो हमें पहले से पता हो जाता है कि इस फसल को यहाँ पर लगाने से हमारा क्या होगा, कितना जब प्रोडक्शन होगा, ठीक है,
सुदूर संवेदन का उपग्रह किसी निश्चित क्षेत्र में, मान लो ये निश्चित क्षेत्र है, अपेक्षित फसल उत्पादन तथा उपज के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। मतलब भैया हमारे इस क्षेत्र में जो है निश्चित समय में कितना उत्पादन होगा, इस चीज़ का अगर हम पहले से अनुमान लगा लिए हैं तो हम उसी हिसाब से जो है अपना क्या करेंगे, खेती की परिस्थितियों को जो है आगे बढ़ाएंगे। विशिष्ट परिस्थितियों में फसल की कितनी कटाई की जाएगी जो है इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। किसी निश्चित समय अवधि में खेत में उत्पादित फसलों की मात्रा अनुसंधानकर्ता अनुमान लगा लेते हैं कि भैया इस क्षेत्र में जो है इतना प्रोडक्शन होगा लगभग, पहले से अगर हमें पता है तो उस हिसाब से हम जो है आगे कार्य करेंगे। फसल की क्षति एवं फसल की प्रगति का आकलन हम कर लेते हैं। मतलब भैया कोई रोग लग रहा, कोई कीट लग रहा, सबके बारे में हमको पहले से जानकारी है तो हमें पता है कितनी क्षति होगी, ठीक है, और क्षति के बाद कितनी उससे प्रगति होगी, इसके बारे में भी हम पहले अनुमान लगा लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, ठीक है। बागबानी अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाग लगा रहे हैं, फसल प्रणाली कर रहे हैं, कोई सिस्टम मतलब क्या हम कर रहे हैं, फसल प्रणाली मतलब क्रॉपिंग सिस्टम, एक क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पशुपालन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, धान उगा रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, सारी चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, एक बार मॉनिटरिंग करके इसके बारे में हम पता कर रहे हैं किस क्षेत्र में हमको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, बागबानी भी ऐसे कर लेते हैं। बागबानी बोले तो गार्डनिंग, कौन सी फसल खेती कहाँ करें, कौन सी जो है पौधा कितना कितना जो है क्या करें, एचडीपी में लगाएं या दूर दूर लगाएं, सारी चीज़ों की पता हमको किससे लगता है, इससे लगता है। क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, फसल की पहचान हमें इससे होती है, ठीक है। जैसे मान लो भैया सारी चीज़ों की हमें तो अभी तक जानकारी है, ठीक है, हम गेहूं को जानते हैं, धान को जानते हैं, लेकिन बहुत सारी जंगली फसलें हैं जिनकी किस्मों के बारे में हम नहीं जानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से ऐसी जगह पर जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उन पर नज़र रख रहे हैं तो कभी हमको क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई नया पौधा दिख जाता है, उस नए पौधे पर हम नज़र रखने लगते हैं, ठीक है। हमें कुछ उसमें स्पेशल फीचर दिख जाते हैं, जैसे मान लो हमने देखा इसमें एक नया पौधा देखा कि यार इसमें तो जो है सूखा सहनशील है ये, ठीक है, सूखा सहनशील है, या हमने देखा इसमें तो जैसे मान लो गेहूं से रिलेटेड कोई गेहूं का ऐसा पौधा दिख गया, गेहूं का एक ऐसा पौधा दिख रहा है हमको जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लैक रस्ट है, ब्लैक रस्ट बोले तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस टिटसाई, ठीक है, ये नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए, अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो गेहूं धान को हम यहाँ देखें, गेहूं को इसको क्या करेंगे, हम लेके आएंगे अपनी लैब में लेके आएंगे, फिर पता करेंगे कौन से जीन की वजह से जो है इसमें वो नहीं लग रहा था ब्लैक रस्ट, उस जीन को निकालेंगे, नॉर्मल गेहूं की प्रजातियों में डालेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो व्हीट होगा वो ब्लैक रस्ट जो है कैसा बन जाएगा, रेसिस्टेंट बनने लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, किसकी मदद से, रिमोट सेंसिंग की मदद से। आगे बात करते हैं, अब छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको दे रहे हैं, पता लगा लो। इससे हम जान लेते हैं भैया ऐसा है कि बुआई किस डेट में हम करें तो सबसे अच्छा रहेगा, कटाई कब करें, हमारे अब कब फसल कटने लायक हो गई है, कब हम कटाई करें, इसके बारे में पता चल जाएगा। कीट और रोग का ग्रसन जो है पता लग जाएगा, किस क्षेत्र में कौन सा कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। लोकस्ट, जैसे मान लो लोकस्ट जब आया था तो हम लोग कैसे जान रहे थे, क्या वहाँ जा जाके कोई देख रहा था कहाँ तक लोकस्ट पहुँच गया, सब क्या हो रहा था, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से पता चल जा रहा था कि हाँ इस क्षेत्र तक जो है लोकस्ट कवर कर लिया है, यहाँ तक और आगे बढ़ गया है, यहाँ और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जानकारियाँ निकलती रहती थी लोकस्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद मिट्टी की नमी का अनुमान लगा लेते हैं कि क्षेत्र में कितनी मिट्टी में नमी है, सिंचाई निगरानी प्रबंधन कर लेते हैं, सॉइल मैपिंग कर लेते हैं, सूखे की निगरानी कर लेते हैं, जो समस्याग्रस्त मिट्टी की पहचान कर लेते हैं, फसल में पोषक तत्वों की कमी का पता भी लगा लेते हैं, फसल में जल की मात्रा, उपज का पूर्वानुमान, बाढ़ मैपिंग, निगरानी, ये सब बता चुके हैं आपको। पिछले वर्तमान मौसम डाटा का संग्रह कर लेते हैं। अब लोग हम क्या कर रहे हैं, पूरा कलेक्शन करके रख रहे हैं। पिछले साल मौसम जो है मानसून 1 तारीख को आ गया था, इस साल 3 तारीख को आया है, अगले साल 5 को आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगले साल 7 को हम अनुमान लगा के पहले से बैठेंगे। ऐसे तो अनुमान लगाया जाता है। फसल सघनता में वृद्धि का अनुमान लगा लेंगे भैया, कहाँ पर जो है एक क्षेत्र में जो है क्या करना है, कितनी ज़्यादा जो है सघन डेंस खेती हो करनी है, कितनी नहीं चाहिए करनी। मौसम पूर्वानुमान के बारे में हमको पूरी जानकारी पता चल जाती है। क्या होता है, मौसम पूर्वानुमान के बारे में पता जानकर चल जाता है, कहाँ बारिश होने वाली, कहाँ बारिश नहीं होने वाली है, ठीक है। हम फसल क्रियाएं उसी आधार पर जो है अपनी करते हैं, ठीक है। पता लगे हम जुताई करके आ गए, हमें पता ही नहीं मौसम का, अगले दिन बारिश हो गई, हमारी जुताई बेकार हो गई, तो इससे क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। तो हम जानकारी लेके रखते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर पे। अगर एक ब्रीफ में इंट्रो देखा जाए तो ये आप जो चित्र अगर बना दिए ना रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट में, आप इसको पूरे चित्र को याद कर लीजिए। अगर एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपको देना है, इस चित्र को अगर आप बना देंगे ना तो आपको पूरा नंबर कहीं गया नहीं है। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट रिमोट सेंसिंग का कैसे कैसे पड़ता है, देखो कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है। फसल क्षेत्र आकलन में,
ठीक है। दूसरा उत्पादन एवं भविष्यवाणी में फसल क्षेत्र का आकलन करेगा, उत्पादन की भविष्यवाणी करेगा। यानी क्षेत्र का आकलन मतलब क्या, इतने एरिया में हमारे यहाँ धान हो रहा है, इतने एरिया में गेहूँ हो रहा है, यहाँ मक्का हो रहा है, यहाँ जौ हो रहा है, यहाँ जई हो रहा है, सारी चीज़ों के बारे क्या जानकारी हमको देगा ये, ठीक है। उसके बाद उत्पादन कितना होगा देश भर में या राष्ट्र भर में या स्टेट में या एक आदमी का जो भी इंडिविजुअल, हालांकि तो डाटा कोई नहीं देगा रिमोट सेंसिंग वाला आपको आके, लेकिन हाँ देश का डाटा हमको पता चल जाता है, स्टेट का डाटा हमको पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि हमको क्या डिस्ट्रिक्ट का भी डाटा पता चल जाता है कि किस जिले ने कितना उत्पादन किस फसल का किया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी। सूखा का हमें पता चल जाता है किन किन क्षेत्रों में देश भर में जो है सूखा हुआ है, यहाँ सूखा हुआ है, यहाँ सूखा हुआ है, इनके बारे में हमको पता चल जाता है। अब यहाँ हमको क्या करना है, हर बार हम देख रहे हैं यहीं सूखा पड़ रहा है, जहाँ जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंचाई की उचित व्यवस्था करवाने लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट। दूसरा बागवानी फसल क्षेत्र आकलन एवं निगरानी। बागवानी फसलों का क्या करेंगे, क्षेत्र का आकलन कर लेंगे, उनकी क्या कर लेंगे, निगरानी करने लगेंगे, मॉनिटरिंग करने लगेंगे। फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम का क्या करेंगे, विश्लेषण करने लगेंगे, कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम कहाँ पर उगाया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ का है गेहूँ, धान, ठीक है, गन्ना, सरसों, ऐसे जो हम लोग क्रम से उगाते हैं। कभी गेहूँ धान उगा लिए, गेहूँ धान उगा रहे हैं, कहीं गन्ना उगा रहे हैं, फिर जो है उसमें फिर गेहूँ धान उगा लिए। मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वही दलहनी फसलों की कमी हो रही है, दलहनी फसलें कम पैदा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हालांकि होना चाहिए ऐसा कि हम क्या करें, एक जो है अगर हम सीरियल क्रॉप उगा रहे हैं, एक अगर अनाज वाली उगा रहे हैं, तो उसके बाद क्या करें, एक दलहनी फसल उगाएं। इससे हमारा क्या होगा, सॉइल जो है हमारी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो फसल प्रणाली का विश्लेषण कर पाएंगे इससे हम। वैश्विक फसल कार्यक्रम, जो हम वैश्विक फसल कार्यक्रम के बारे में जान पाएंगे, विश्व भर में कौन कहाँ कितनी फसल लगा रहा है, पूरी जानकारी हमको है। चाइना कितनी क्षेत्र में अपने धान लगा रहा है, तो उसको धान की कमी पड़ेगी या वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, हम पता लगाते रहेंगे। इससे कौन जो है इंपोर्ट करेगा, कौन एक्सपोर्ट करेगा, उस हिसाब से अपनी हम व्यवस्था बनाएंगे, ठीक है। कमांड क्षेत्र एवं जल संसाधन निगरानी के बारे में जानकारी कर लेंगे, ठीक है। किस क्षेत्र में कितना जो है वाटर रिसोर्सेज के बारे में पूरा जानेंगे, कहाँ पर कितने वाटर रिसोर्सेज हैं, कहाँ किनका नुकसान किनका फ़ायदा पता करेंगे। मृदा मानचित्रण एवं निगरानी, वह सॉइल कहाँ कितनी, जैसे आप लोग पढ़े हैं, जो हम पढ़ते हैं, आपको भारत भर में 11 प्रकार की सॉइल पाई जाती हैं, ठीक है, सब लोग आपको पता होगा। इसके लिए फार्मूला जो है हम क्या करेंगे, ट्रिक से आपको याद करवाएंगे, भारत भर में कितनी सॉइल हैं, यूपी भर में कितनी सॉइल हैं, ठीक है, इनको सबको याद करवाएंगे। इनका सबको पता कैसे चला, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो है ये जहाँ पर खूब बारिश हो रही है इन क्षेत्रों में जो है क्या है, हमारा लेटेराइट सॉइल पाई जा रही है। तो ये लेटेराइट सॉइल का मानचित्रण हम कैसे कर रहे हैं, इसी की मदद से कर रहे हैं ना, रिमोट सेंसिंग की मदद से, ठीक है। इसके अलावा मतलब कीट रोग का हम क्या कर रहे हैं, पहले से पता लगा ले रहे हैं, संसूचन कर ले रहे हैं, उनका पूरा अनुमान लगा ले रहे हैं, कौन सा कीट जो है लगने वाला, कौन सा कीट नहीं लगने वाला है, ठीक है। भूभाग, मत्स्य एवं विकास, इन सब में कर सकते हैं, और कृषि भूमि मॉनिटरिंग कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक ब्रीफ है, इसी को अगर आप सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका जो है कहीं भी यूपीएससी के नंबर नहीं गए। बस आप इसको बना दिए अगर, तो उसके बाद आप सोच लीजिए कि आपका जो है जितना नंबर आपको मिलना होगा टॉप मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। रिमोट सेंसिंग हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, जीआईएस टेक्निक पर आपको जो है एक लेक्चर और हमारा बचा हुआ है, जो आपको कल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद जो है हमारा क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तभी तो मज़ा आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।